नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आशुतोष आज एक नए टॉपिक के साथ। तो शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम विज्ञान विषय कक्षा 10 के पाठ नंबर 3 के चौथे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें हम मेंडल के नियम पढ़ रहे हैं। पहले के वीडियो में हमने देखे ग्रिगोर जोहन मेंडल की जीवनी, उनके सफलता के कारण, उनका मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण। दूसरे वीडियो में हमने कुछ आनुवंशिक शब्दावलियां देखी। तीसरे वीडियो में हमने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम पढ़ा। आप सब पढ़ चुके हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का क्यों चयन किया। क्योंकि मटर का पौधा जो होता है उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके विपर्यासी भी होते हैं, जैसे लंबापन, बोनापन, पीले बीज, हरे बीज, गोल बीज, झूरीदार बीज, अग्रस्थ स्थिति फूल की और कक्षस्थ स्थिति। मतलब एक ही लक्षण के दो विपर्यासी लक्षण मिल जाते हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। मटर का पौधा 1 वर्षीय। और फिर मेंडल ने यह देखा कि उसमें स्वपरागण कराना आसान है, पर परागण भी आसान है। पर परागण के लिए मेंडल ने वेपुंसन नाम की एक विधि का यूज किया, जिसमें उन्होंने उसके पुंकेसर को कृत्रिम रूप से हटा दिया। और कृत्रिम रूप से हटाने के बाद में उसके स्त्री के सर पर अन्य पुष्प के पुंकेसर से परागकण लेके डाले। अर्थात उसमें परपरागण और स्वपरागण दोनों आसान हैं। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया। अब अगली बात आती है प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम। मेंडल ने इन दोनों नियमों का जब अध्ययन किया तो उन्होंने मटर के केवल एक लक्षण को लेकर अध्ययन किया, अर्थात उन्होंने एक संकर क्रॉस किया। तो इस बात का सारांश ये निकलता है कि मेंडल की प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, ये दोनों नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित नियम हैं। अर्थात उन्होंने एक लक्षण युक्त समयुग्मजी जनकों में संकरण कराकर विषम युग्मजी F1 पीढ़ी प्राप्त की, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट हुआ उन्होंने उसे प्रभावी लक्षण कहा, और जो प्रकट नहीं हुआ उसे अप्रभावी लक्षण कहा। और इस नियम को उन्होंने प्रभाविता का नियम कहा। इस प्रभाविता के नियम को हम समझ सकते हैं कि एक राजभवन में एक राजा है, एक मंत्री है। राजा और मंत्री में इतना फर्क है कि जब राजा होता है तो मंत्री के कोई अधिकार नहीं चलते। जब राजा की अनुपस्थिति होती है तो मंत्री के अधिकार चलते हैं। तो इस प्रकार प्रभावी लक्षण राजा हैं और अप्रभावी लक्षण मंत्री। फिर अगली बात आती है पृथक्करण के नियम की। तो पृथक्करण के नियम में हमने देखा कि प्रभाविता का नियम हमें F1 पीढ़ी में प्राप्त हो गया, वो सिद्ध हो गया F1 पीढ़ी में। लेकिन पृथक्करण का नियम सिद्ध करने के लिए हमें F2 पीढ़ी में प्रवेश करना पड़ेगा। F2 पीढ़ी कब आएगी? जब F1 पीढ़ी में जो युग्मनज बना है विषम युग्मजी, उसमें स्वपरागण कराया जाता है। तब जब हम उसमें स्वपरागण कराते हैं
तो स्वपरागण में जो युग्म विकल्पी होते हैं, जो F1PD में प्रभावी लक्षण का युग्म विकल्पी और एक अप्रभावी लक्षण का युग्म विकल्पी आया था, वो दोनों पृथक पृथक युग्मकों में चले जाते हैं, यानी अलग अलग युग्मकों में जाते हैं और एक दूसरे को बिना प्रभावित किए हुए एकदम अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे के कार्य को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करते। तो इस प्रकार युग्म विकल्पियों के अलग अलग होने की घटना को मेंडल ने पृथक्करण का नियम बताया। ये दोनों ही नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित थे। लेकिन तीसरा नियम जो पढ़ रहे हैं हम, ये तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये द्विसंकर क्रॉस पर आधारित नियम है। इस नियम में मेंडल ने बताया है कि दो या दो से अधिक विप्रियासी लक्षणों युक्त पादपों को जब संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक अपव्यूहित होते हुए हैं, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हुए या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। अतः इस नियम को मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा, अर्थात द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या हो गया कि जिसमें दो लक्षणों को लेकर, जिसमें जनक के दो लक्षणों का उपयोग किया जाता है। यहां भी हम आगे उदाहरण में देखेंगे कि दो लक्षण मेंडल ने किस प्रकार लिए, अर्थात द्विसंकर संकरण किस प्रकार किया। यह कोई जरूरी नहीं है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पे ही हो, लेकिन यह मिनिमम इसकी जरूरत है कि द्विसंकर संकरण हो। मैक्सिमम ये त्रिसंकर संकरण भी हो सकता है, बहुसंकर संकरण भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम ये द्विसंकर संकरण में हो। एक संकर संकरण से ये नियम सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं पृथक्करण नियम में दो युग्म विकल्पी पृथक हुए थे, एक दूसरे को अप्रभावित किए हुए। अब यहां पर दो लक्षण अलग अलग होंगे, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना। मेंडल ने यही परिभाषा में समझाने की कोशिश की है कि जब दो विप्रियासी लक्षणों को, विप्रियासी का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जैसे लंबापन, बोनापन, गोल बीज, झुरीदार बीज, हरे बीज, पीले बीज, पुष्प की कक्षस्थ स्थिति, अग्रस्थ स्थिति, फली की फूली हुई स्थिति और पिचकी हुई स्थिति। तो इस प्रकार मेंडल ने दो विप्रियासी लक्षणों को लिया और उनका क्रॉस करवाने पर मेंडल ने सिद्ध किया कि दोनों लक्षणों की वंशागति पृथक पृथक होती है, यानी दोनों लक्षण एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी केवल पृथक ही नहीं होते, अपितु विभिन्न लक्षणों के युग्म विकल्पी एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र व्यवहार करते हैं या स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं। अतः इस नियम को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहा। अब इस नियम को आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि एक राजमहल है, उसमें दो राजा रहते हैं और दोनों ही आधे आधे राज्य के राजा हैं। अब वो अपना आधा आधा राज्य पूरा एक समझ के काम करते हैं। ठीक, जब दोनों को अलग अलग होने की आवश्यकता होती है तो दोनों अपने आधे आधे राज्य को पूरा अलग अलग नाम दे लेते हैं। मान लीजिए इस राज्य का नाम है ए, लेकिन अब ए राज्य आधा आधा दोनों में बटा हुआ है। अब दोनों को पृथक पृथक होना है तो दोनों अपने राज्य का नाम बी और सी रख लेंगे।
दो अलग अलग राज्य बना लेंगे और एक दूसरे के कार्यशैली को प्रभावित नहीं करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। दोनों अलग भी हो गए और अपना कार्य भी कर रहे हैं। तो इसी प्रकार दोनों जो लक्षण हैं, यहाँ विपर्यासी लक्षण लिए हुए हैं, वो विपर्यासी लक्षण एक दूसरे को प्रभावित भी नहीं करते हैं, एक जगह रहते हैं। जब अलग होने की बारी आती है तो आराम से अलग अलग हो जाते हैं। तो यही द्विसंकर संकरण के द्वारा मेंडल ने स्वतंत्र अपव्ययन नियम में समझाने की कोशिश की है। इसका उदाहरण हम आगे देखेंगे और उस उदाहरण को देखने से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं हम आगे उदाहरण कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया जिसके 7 विपर्यासी लक्षण लिए थे। 7 विपर्यासी लक्षण शायद याद हो गए होंगे आपको, याद नहीं हुए तो उनको याद कीजिए। जैसे लंबापन, प्रभावी लक्षण बोनापन, अप्रभावी लक्षण, गोल बीज प्रभावी लक्षण, झुर्रीदार बीज अप्रभावी लक्षण, पीले बीज प्रभावी लक्षण, हरे बीज अप्रभावी लक्षण। तो उसी प्रकार उन 7 विपर्यासी लक्षणों में से आज हमने 2 लक्षण लिए हैं। पहला लक्षण प्रभावी लक्षण, कौन सा? पीले बीज। पीले बीज ये प्रभावी लक्षण है। दूसरा इसका विपर्यासी लक्षण क्या हो गया? हरे बीज। क्या हो गया? हरे बीज। ये इसका अप्रभावी लक्षण है। अर्थात पीले बीज में एक जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। आप सब पीछे पढ़ चुके हैं कि एक जीन के 2 युग्म विकल्पी हैं। अब एक जीन जो पीला रंग प्रदान करता है बीज को, उसके 2 युग्म विकल्पी है, और हरा बीज प्रदान करता है उसके भी 2 युग्म विकल्पी हैं। अब ये आगे देखते हैं। दूसरा लक्षण है गोल बीज। दूसरा लक्षण गोल बीज, ये एक प्रभावी लक्षण है। और इसका अदर लक्षण है झुर्रीदार बीज, विपर्यासी लक्षण है। विपर्यासी लक्षण झुर्रीदार बीज। अब हम देखते हैं कि समयुग्मजी जनक पौधे, जो जनक पौधे हैं समयुग्मजी है। यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये क्या हो गए? पीले बीज हो गए। और कैपिटल आर गोलाकार बीज हो गए ऊपर वाले लक्षणों के आधार पे। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल वाई हरे बीज हो गए अप्रभावी लक्षण के आधार पे, और स्मॉल आर झुर्रीदार बीज हो गए अप्रभावी लक्षण के आधार पे। दोनों ही समयुग्मजी जनक हैं, समयुग्मजी जनक है। और यहाँ पे हमने 2 लक्षण ले लिए हैं, इसलिए ये कौन सा क्रॉस हो गया है? द्विसंकर क्रॉस। कौन सा क्रॉस हो गया है? द्विसंकर क्रॉस। अब हम सब जानते हैं कि इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब इनसे युग्मक बनते हैं तो युग्मक से अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित युग्मक बनने शुरू हो जाते हैं, और उन युग्मकों के अंदर प्रत्येक युग्म विकल्पी अपनी पृथक पृथक अभिव्यक्ति दर्शाता है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता, यानी स्वतंत्र रूप से चला गया। ये वाई जो इधर आया है, ये वाई किसको प्रदर्शित करता है? बीज के पीले रंग को। और ये आर किसको प्रदर्शित करता है? बीज के आकार को, यानी बीज का आकार कैसा? गोल। ठीक। इधर देखते हैं तो इधर भी ये स्मॉल वाई किसको प्रदर्शित करता है? बीज के रंग को, हरे रंग को। और यहाँ पर झुर्रीदार बीज को प्रदर्शित करता है झुर्रीदार बीज को प्रदर्शित करता है स्मॉल आर। तो इस प्रकार युग्मक बनेंगे। ये एक सांकेतिक युग्मक दिखाए हुए हैं। यहाँ युग्मक अनेक संख्या में बनते हैं, जो आगे जाकर संकरण करते हैं। तो संकरण करने से F1 पीढ़ी का निर्माण होता है। F1 पीढ़ी का निर्माण होता है तो यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्वतंत्र अपव्ययन का नियम आ गया। कौन सा नियम आ गया? स्वतंत्र अपव्ययन का नियम हमने देख लिया कि ये स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण
अपनी अभिव्यक्ति दर्शा सकते हैं। आगे गए हैं। अब आगे यहां देखते हैं कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब आप कहोगे कि ये पीले गोलाकार बीज कैसे हो गए? है तो इसमें स्मॉल वाई स्मॉल आर भी, लेकिन पीछे जाइए थोड़े से, याद कीजिए प्रभाविता का नियम। यहां वो प्रभाविता का नियम लागू हो गया। क्या हुआ? प्रभाविता का नियम, यानी पीला रंग जो है वो प्रभावी रंग होने के कारण अगर पीले रंग का एक भी युग्म विकल्पी इसके अंदर है और हरे रंग का गोलाकार बीज का एक भी प्रभावी युग्म विकल्पी इसके अंदर है तो वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा। अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं होंगे। अप्रभावी लक्षण हरा बीज और झुर्रीदार बीज। तो इस प्रकार विषम युग्मजी F1 पीढ़ी बन गई। इस नियम का अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा अगर पूरा नियम इस वीडियो में ही करें तो, इसलिए आधा वीडियो ये और आधा अगले वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया इसमें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बटन भी दबाएं। धन्यवाद।